किसी अजीब और समझ से बाहर कारण से पश्चिम में रहने वाला मुस्लिम डायस्पोरा अब भी यह मानता है कि इस्लाम की आलोचना करने वालों को धमकाने से शायद उनके लिए कुछ अच्छा होगा। मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। शायद हमारे राजनेता, हमारे संस्थान, हमारे जज, हमारे कार्यकर्ता और हमारा पूरा वामपंथी राजनीतिक वर्ग ने किसी तरह उन्हें और हिम्मत दी है। शायद इस्लामोफोबिया जैसे शब्दों की सिर्फ औपचारिक दुहाई देकर। यहीं ऑस्ट्रेलिया में हमारे प्रधानमंत्री ने इस्लामोफोबिया से निपटने की रणनीति तैयार करने में मदद के लिए यूके से एक इस्लामवादी को बुलाया था। जाहिर है यह बात लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन वे यूके में भी वही कर रहे हैं। कीर स्टारमर। सरकार ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के नाम पर असल में ईश निंदा विरोधी कानून लागू करने की कोशिश की, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया गया, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है और यही वजह है कि मैं पश्चिमी सभ्यता से प्यार करने लगा। जब आप पश्चिम की तुलना बाकी दुनिया से करते हैं तो एक चीज सबसे अलग नजर आती है। कुछ और भी महान सभ्यताएं हैं, जैसे चीन, जापान, मध्य पूर्व, सऊदी अरब, यूएई। इनमें से कई देशों उन दूसरी सभ्यताओं में भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनके पास भी अच्छी अर्थव्यवस्था है, अच्छा जीवन स्तर है। लेकिन एक चीज है जो पश्चिम को बाकी दुनिया से अलग बनाती है, वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 2 शब्द पश्चिमी सभ्यता को समझने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बड़ा फर्क लाती है, और यही वजह है कि इस सभ्यता ने अपनी ही पवित्र विचारधाराओं या सिद्धांतों की आलोचना की अनुमति दी। पश्चिम में कोई भी चीज इतनी पवित्र नहीं है कि उसकी आलोचना न की जा सके। यहाँ तक कि सबसे अधिक पूजनीय व्यक्तियों में से कुछ, जैसे यीशु, की भी आलोचना की जा सकती है, उनका मजाक भी उड़ाया जा सकता है। कुछ ईसाइयों को यह पसंद नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने कई सदियों में सहनशीलता विकसित कर ली है। लेकिन अब आप मध्य पूर्व से ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिनका विकास का अपना अलग रास्ता रहा है। वे सदियों से इसी विश्वास के साथ पले बड़े हैं कि आप मोहम्मद की आलोचना नहीं कर सकते, आप इस्लाम की आलोचना नहीं कर सकते। अब आप उन लोगों को पश्चिमी देशों में ला रहे हैं। पश्चिम ने किसी कारणवश सोचा कि ये लोग यहाँ घुल मिल जाएंगे और पश्चिमी मूल्यों को समझेंगे और अपने पूर्वजों के मूल्यों के बजाय उन्हीं मूल्यों का पालन करेंगे। लेकिन देखिए, हैरानी की बात है, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको यह ब्रिटिश दिग्गज जॉन क्लीज दिखाता हूं। अगर आप नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए। मुझे लगता है रिकी गेरवाइस, जॉन क्लीज। हाँ, जब मैं हास्य प्रतिभाओं के बारे में सोचता हूं तो यही 2 नाम दिमाग में आते हैं। कॉमेडी के लिए वे वही हैं जो डेविड एटनबरो नेचर डॉक्यूमेंट्रीज या प्रकृति के लिए है। अचानक अपनी बढ़ती उम्र में इस साल मार्च से उन्होंने इस्लाम की आलोचना शुरू कर दी, और यह बात आमतौर पर जिन लोगों को बुरी लगती है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। जॉन क्लीज जो अभिनेता हैं, वो कौन सा शो है टीवी पर जिसमें वो मोंटी सेट करते पाइथन। हैं? हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो मुसीबत में पड़ गए। मुसीबत में ये है जो उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि मुझे इस आदमी का समर्थन करने के लिए रिवाज की तरह अपमानित किया जा रहा है। वो रूपर्ट लोव के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्रिटेन में हो रहा है। अशिक्षित लोग मुझे नस्लवादी कहते हैं। मैं नस्लवादी नहीं हूं, मैं सांस्कृतिकतावादी हूं। मैंने भी यही कहा था। मेरा मानना है कि कुछ संस्कृतियां दूसरों से बेहतर होती हैं। मैं उन संस्कृतियों को पसंद करता हूं जो पत्थर मारकर हत्या का समर्थन नहीं करती। नाबालिग लड़कों का यौन शोषण, पत्नी की पिटाई, महिलाओं के जननांगों को विकृत करना और विरोधियों का सिर कलम करना। मुझे पुराने ख्यालों वाला कह लीजिए। इस्लाम के बारे में काफी जानकार है। यही वजह है कि मेरे जैसे लोगों का मन करता है कि अपनी ही पीठ थपथपा ले। मुझे नहीं पता कि वह मुझे जानते हैं या नहीं, शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि किसी न किसी समय उन्होंने इस्लाम विरोधी शिक्षकों के वीडियो देखे होंगे। ऐसे लोग जो इस्लाम के बारे में जानते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं, उन्होंने कभी न कभी इस्लाम के बारे में उनके वीडियो या पोस्ट जरूर देखे होंगे। डेविड वुड ने शायद उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी दी हो। द अपोस्टेट प्रॉफिट ने भी शायद उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी दी हो। या सचमुच सैकड़ों लोग हैं जो इस्लाम की बुरी प्रथाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें पश्चिम में लाया गया है। तो जैसा मैंने कहा, जॉन क्लीज मार्च से ऐसे ट्वीट्स पोस्ट कर रहे हैं। मुझे देखने दो, यहाँ वह सादिक खान के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये छोटा आदमी नहीं समझता कि इस्लाम एक बहुत ही आक्रामक विचारधारा है जो किसी भी व्यक्ति को जो इस्लाम में परिवर्तित नहीं होता या इस्लाम की आलोचना करता है मौत की धमकी देती है। बौद्ध, ताओवादियों, स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन, हिंदू और सिख और कन्फ्यूशियस अनुयायी और कैथोलिक लोग उन लोगों का सिर काटने की बातें नहीं करते जिनसे वे असहमत है,
क्या यह तुम्हारे छोटे से दिमाग के लिए समझना बहुत ज्यादा है? वह इसी के बारे में बात कर रहा है जब इस्लामवादियों का यह मोहरा सादिक खान शिकायत कर रहा था कि ब्रिटेन मुसलमानों के लिए बहुत असुरक्षित हो गया है। ब्रिटिश मुसलमान डर के माहौल में जी रहे हैं, फिर भी वे हजारों की संख्या में ब्रिटेन आना जारी रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहूदी नाजी जर्मनी में जाने के लिए कतार में खड़े थे। क्या यह समझ में आता है? नहीं, वे नहीं थे, लेकिन मुसलमान हजारों की संख्या में आ रहे हैं। बस कुछ दिन पहले ही 230 और लड़ने की उम्र के मुस्लिम पुरुष यूके में दाखिल हुए। मैं आपको उसका वीडियो दिखाकर बोर नहीं करूंगा। वो बस यही कह रहा था कि ब्रिटिश मुसलमान डरे हुए हैं। चलिए मैं आपको जॉन क्लीज का एक और ट्वीट दिखाता हूं जो 18 मार्च का था। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कब्जा हो और मुझे इस्लाम के आगे झुकना पड़े। क्या इससे मुसलमानों को बुरा लगता है? और फिर से माफ कीजिए, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। मैंने कहा था कि हो सकता है उसने इस्लाम के बारे में गैर मुस्लिम लोगों से सुना हो जो इस्लाम के बारे में जानकार हैं, जैसे कि मैं या डेविड वुड या कोई और। नहीं, असल में नहीं। मैं इस्लाम की शिक्षा की इस रेसिपी की सबसे जरूरी चीज भूल गया। वास्तव में हजारों, अगर दसियों हजार नहीं तो ऐसे वीडियो है मुसलमानों के जो बताते हैं कि वे पश्चिम के साथ क्या करने वाले हैं। तो गैर मुसलमानों के लिए इस्लाम के बारे में सच्चे मुसलमानों से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। यहाँ ये आदमी बता रहा है कि वो पश्चिम पर कैसे कब्जा करने वाला है, और जॉन क्लीज कह रहे हैं मैं नहीं चाहता कि इस्लाम हम पर कब्जा करे। जाहिर है हम इस्लाम की कोई आलोचना नहीं कर सकते। यह सुझाव देना कि पत्नी को पीटना गलत हो सकता है मकड़ियों या कुत्तों के डर जैसी फोबिया है। माफ कीजिए, मुझे यह कहने के लिए खेद है। ब्रिटिश लोग उस तरह की विविधता को पसंद नहीं करते जो ब्रिटेन पर कब्जा करना चाहती है और किसी भी गैर मुस्लिम को मारना चाहती है जो इस्लाम में परिवर्तित नहीं होता। क्या यह समझना मुश्किल है, मूर्ख छोटे आदमी? तो ये थे जॉन क्लीज आपके लिए। और जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने मार्च से अब तक इस्लाम के बारे में इस तरह से शायद 1 दर्जन से ज्यादा बार पोस्ट किया है, शायद दर्जन से थोड़ा ज्यादा बार। तो जाहिर है कि ये मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा है। अब मिलिए रोशन एम सालेह से। इसमें कोई शक नहीं, ब्रिटेन के सबसे बड़े इस्लामवादी प्रचारक। ये मोहम्मद, हिजाब और अली दावा जैसे लोगों से अलग हैं, क्योंकि मोहम्मद, हिजाब और अली दावा स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वे मीडिया आउटलेट की तरह काम नहीं करते। लेकिन रोशन एम सालेह इस इस्लामवादी प्रकाशन 5 पिलर्स के मुख्य संपादक हैं, जहां वे दावा करते हैं कि वे ब्रिटेन की संपादकीय या प्रेस की संपादकीय या नैतिक नीतियों का पालन करते हैं। वे ऐसा दावा करते हैं, लेकिन यही वे कहते हैं। इसे देखिए, यह वही है जो उन्होंने 2023 में ट्वीट किया था, और यहाँ वे इस्लाम के आलोचकों को खुली धमकी दे रहे हैं। तब से उन्होंने इससे सबक लिया है। यही वजह है कि अब वे खुली धमकी नहीं बल्कि छुपी हुई धमकियां देते हैं। कोई भी अपराधी या गुंडे जो मुसलमानों को निशाना बनाने की सोच रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि मुसलमान ब्रिटिश जेलों में बेहद प्रभावशाली हैं। जब वे बेहद प्रभावशाली कहते हैं तो उनका मतलब है कि मुसलमानों ने ब्रिटिश जेलों पर कब्जा कर लिया है। और मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों है। रुकिए, वे कितने आदर्श नागरिक हैं, है ना? तो अगर आपको किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो आपके लिए दोहरी सजा मिलने की अच्छी संभावना है। मुझे लगता है कि यह तब टॉमी रॉबिन्सन के लिए कहा गया था जब वह जेल जा रहे थे, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। इस पर मेरी बात को प्रमाण मत मानिए, लेकिन यह इस्लाम के आलोचकों के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि देखो, अगर हम तुम्हें इस्लामोफोबिया या किसी नस्लीय आरोप में पकड़ लेते हैं तो तुम्हें दोहरी सजा मिलेगी। उन्हें उनके अपने मुस्लिम साथियों ने भी आलोचना की थी कि अरे भाई, तुमने वो बात खुलकर कह दी जो चुपचाप कही जाती है। ऐसा मत करो, इस तरह से बातें खुलकर मत कहो। तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उससे पहले हमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब वो जॉन क्लीज के पीछे पड़ गए हैं, और इसी तरह वो जॉन क्लीज के पीछे पड़े हैं। इसे देखो, प्रमुख इस्लामोफोब जॉन क्लीज सितंबर में यूके का दौरा करने वाले हैं और बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और लीड्स जैसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले शहरों में जाएंगे। वो इशारा कर रहे हैं, अरे दोस्तों, वो आपके शहरों में अपने शो करने आ रहे हैं। आप क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है आपको कुछ करना चाहिए। अरे मैं तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपको कुछ करना चाहिए। इशारा समझिए। और इसे देखिए, इस ट्वीट को लगभग 10 लाख लोगों ने देखा है। हाँ, और उसे सिर्फ 269 लाइक्स मिले। तो जाहिर है, मुझे नहीं पता वो जो भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, शायद किसी वजह से अब वो मुसलमानों में लोकप्रिय नहीं रहा, क्योंकि इसे बहुत सारे लाइक्स मिलने चाहिए थे। आप जानते हैं, 10,000 लाइक्स। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जल्द ही हम पश्चिम में मुस्लिम डायस्पोरा में एक अलग भरा देखेंगे, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन से होगी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो अब तक खुद को
एकजुट मानते आ रहे थे। इस्लाम या मुसलमानों पर कोई भी आलोचना, चाहे वे मुसलमान कितने भी घृणित, कट्टर या चरमपंथी क्यों ना हो, उदाहरण के लिए अली दावा और 5 पिलर्स, मुसलमान किसी भी तरह से इसे अपने ऊपर एक मुसलमान के तौर पर हमला मानेंगे। लेकिन जैसे जैसे उनके लिए जिंदगी और मुश्किल होती जाएगी, वे आत्ममंथन करने पर मजबूर होंगे और कहेंगे, ठीक है, हम मानने को तैयार हैं। हमारे बीच कुछ बुरे लोग हैं, हमें उनकी खुलकर निंदा करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अब तक नहीं, मुसलमानों ने इन लोगों की खुलकर निंदा नहीं की है। मुसलमानों ने मोहम्मद हिजाब और उनकी बयानबाजी, उनकी आक्रामक बयानबाजी की खुलकर निंदा नहीं की है। उन्होंने खुलकर निंदा नहीं की है, शायद इस डर से कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाएगा और इन तेज आवाज वाले आक्रामक मुसलमानों द्वारा डराया जाएगा। लेकिन हम उन्हें बता रहे हैं कि जल्दी या देर से आपको एक चुनाव करना ही पड़ेगा। या तो आप ब्रिटिश समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे में आपको इन लोगों से खुद को अलग करना पड़ेगा, या फिर आप इन लोगों के साथ खुद को जोड़ेंगे, ऐसे में आपको भी उन्हीं की तरह देखा जाएगा। जाहिर है ये बात बाकी ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका समय अब खत्म हो चुका है। अब लोग डरते नहीं हैं। 10 साल पहले सिर्फ मेरे जैसे लोग ही इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे और हमें नजरअंदाज किया जा सकता था, क्योंकि अरे ये तो पूर्व मुस्लिम है, ये पक्षपाती है। लेकिन अब और भी ज्यादा लोग इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम एक हिंसक सर्वोच्चतावादी विचारधारा है। आप सभी को इसका विरोध करना होगा। आप सभी को इस्लाम और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति जैसे कि मेहदी हसन का विरोध करना होगा। तो रूपर्ट लोवे ने कहा, यह शर्मनाक आक्रामक इस्लामी दबाव समूह अब जॉन क्लीज और उनके टूर को निशाना बना रहा है। मैं सभी रिस्टोर ब्रिटेन के सदस्यों और समर्थकों से जॉन का समर्थन करने का आग्रह करता हूँ। लॉरेंस फॉक्स ने भी कहा, इन आदिम लोगों का विरोध करो, इन प्रभुत्व के प्रयासों को अस्वीकार करो, अपने बच्चों को उनके जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा करना सिखाओ। इस्लाम की ऐसी तैसी, आप में से कुछ को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन यह मुझे क्रिस्टोफर हिचन्स के प्रसिद्ध वीडियो क्लिप की याद दिलाता है। चलिए देखते हैं। बहुत जरूरी मामला है देवी और सज्जनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, जब तक आप कर सकते हैं इसका विरोध करें, और इससे पहले कि आपसे शिकायत करने का अधिकार छीन लिया जाए, जो अगला कदम होगा, आपको बताया जाएगा कि आप शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि आप इस्लामोफोबिक हैं। ये शब्द पहले ही संस्कृति में ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये नस्लीय घृणा या कट्टरता का आरोप हो, जबकि ये केवल एक बहुत ही कट्टर और निरंकुश धर्म की शिक्षाओं पर आपत्ति है। इन लक्षणों से सावधान रहें। ये समर्पण के लक्षण नहीं है। अक्सर ये आपको दूसरे वस्त्रों में भगवान के लोगों द्वारा ईसाई, यहूदी और सामरी एकता के नाम पर बड़े सौहार्द के साथ पेश किए जाते हैं। यही वे लोग हैं जो बर्बर लोगों के लिए दरवाजे खोलते हैं। बर्बर लोग कभी किसी शहर पर कब्जा नहीं करते जब तक कोई उनके लिए दरवाजे खुले नहीं रखता, और ये आपके अपने उपदेशक हैं जो आपके साथ यही करेंगे, और आपके अपने बहुसांस्कृतिक अधिकारी हैं जो आपके साथ यही करेंगे। जब तक कर सकते हो इसका विरोध करो। और अगर आप सोचते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, देखो कि इंग्लैंड के मिडिलसेक्स में एक क्रिकेट टीम को पिछले हफ्ते जबरदस्ती अपना नाम बदलना पड़ा, क्योंकि उसका नाम था और वर्षों से था मिडिलसेक्स क्रूसेडर्स। देखो कि अब इंग्लैंड के स्कूलों में बच्चों को छोटे सुअरों की कहानियां नहीं पढ़ाई जा सकती, कहीं शांति के धर्म को बुरा न लग जाए। जब तक कर सकते हो इसका विरोध करो। उन्होंने यह 2009 में कहा था। वह अपने समय से आगे थे। भगवान, मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। मुझे पता है कि बहुत से ईसाइयों को वह पसंद नहीं आ सकते, क्योंकि नया नास्तिक आंदोलन हमारी सभ्यता की वर्तमान स्थिति के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, अगर वह आज जीवित होते, वह ईसाई धर्म का समर्थन कर रहे होते और खुलकर बोल रहे होते, वह हमारे पक्ष में होते। मुझे इसका 100% यकीन है। वह रिचर्ड डॉकिंस की तरह इतनी निराशा का कारण नहीं बनते, जिन्हें मैं हमेशा अपना बौद्धिक हीरो कहता आया हूं। लेकिन समय बहुत ही बेरहम चीज है। ये किसी के लिए भी नहीं रुकता। कोई भी हमें पूर्ण सत्य नहीं दे सकता। कोई भी हमें बिल्कुल सही दिशा नहीं दे सकता। हमें बस समय के साथ आगे बढ़ते हुए खुद ही इसका पता लगाना होता है। सैम हैरिस भी एक और निराशा रहे हैं। वह काफी छोटे हैं और लंबे समय तक हमारे बीच रहेंगे, लेकिन वह भी उसी ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। मैंने अभी एक थंबनेल देखा जिसमें वह कह रहे थे, डेमोक्रेट्स के पास एक गंभीर अति वामपंथी समस्या है। हाँ, जैसे मुझे लगता है कि वह किसी समय रिपब्लिकन पक्ष में आ जाएंगे, क्योंकि वही एकमात्र समझदारी भरी स्थिति है जिसे अपनाया जा सकता है। लेकिन जो भी हो, अगर पश्चिमी सभ्यता को बचना है, और मेरे दिल से मैं सच में मानता हूं कि यह इस आक्रमण को झेल कर भी टिकेगी, पूर्व से आई इस बर्बर आदिम विचारधारा इस्लाम के खिलाफ अगर पश्चिमी सभ्यता को बचना है तो हर किसी को आवाज उठानी होगी। हमें और ज्यादा मशहूर हस्तियों की जरूरत है जो आगे आए। जॉन क्लीज उनमें से सिर्फ एक है। हमें और ज्यादा मशहूर हस्तियों की जरूरत है जो आगे आएं और कहें, ठीक है, अब बहुत हो गया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं।
टॉम क्रूज, जो यूनाइटेड किंगडम से बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी ज़्यादातर फिल्मों में यूनाइटेड किंगडम को शामिल करते हैं। उन्होंने पिछले साल चुपचाप लंदन छोड़ दिया, चुपचाप, कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप जानते हैं मशहूर हस्तियां वे विवादों से दूर रहना चाहती है। लेकिन उन्होंने चुपचाप अपना लंदन पेंट हाउस छोड़ दिया क्योंकि बगल वाले अपार्टमेंट में चोरी हो गई थी। और फिर एड शीरन हैं, जिन्होंने चुपचाप कहा कि लंदन में अब कोई अच्छी जगह नहीं बची है, लंदन में अब कोई अच्छे इलाके नहीं बचे हैं। क्यों? क्या गोरे लोग बदल गए हैं? लंदन में गोरे लोग अल्पसंख्यक हैं। क्या बदला? तो हमें मशहूर हस्तियों का समर्थन चाहिए। लेकिन इस बीच मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, इसीलिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना है कि कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह 10 साल से कर रहा हूं। मैं शायद अगले 10 साल तक भी यह करता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह सभ्यतागत विमर्श और भी तेज होने वाला है। मैं अगले 10 साल तक और यह करता रहूंगा, और कौन जाने कितने समय तक। जैसा कि मैंने कहा, समय किसी का दोस्त नहीं है। समय हमारे रास्ते को तय करता है। हमारे चुनाव की भूमिका बहुत छोटी होती है। जब तक मैं जिंदा हूं, बेशक, क्योंकि यह भी पूरी तरह संभव है, इस्लाम खुली लड़ाई लड़कर हारने वाला नहीं है। मुस्लिम ब्रदरहुड फिलहाल हिंसा में शामिल न होने की नीति अपना रही है, क्योंकि इससे उन पर बहुत दबाव आ जाएगा। तो वे बहुत लंबे समय से पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। यही वे कर रहे हैं। तो वे लोगों की हत्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, आम मुसलमान खुद ही अपने मन से यह कर बैठते हैं, लेकिन आप इसे खैर या मुस्लिम ब्रदरहुड या यहाँ तक कि हिज्ब उत तहरीर से नहीं जोड़ सकते। लेकिन वे अपनी बयानबाजी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे अपने उम्मीदवारों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आदमी अब्दुल अल सैयद पूरी तरह से इस्लामवादी है। उसने खुद आकर कहा, मैं समाजवादी नहीं हूं, मैं पूंजीवादी हूं। लेकिन वो कुरान का हवाला देता है। वह इस बात से नाराज है कि ओक्लाहोमा राज्य ने शरीयत पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने इसे इस्लामोफोबिया और नस्लवाद कहा। इसकी तुलना ट्रेल ऑफ टीयर से करे या गुलामी के दौर में अफ्रीकी अमेरिकियों के दुख से करे। तो खैर, हमें और अधिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और हमें और ए लिस्ट सेलिब्रिटीज की जरूरत है जो आगे आएं और पश्चिमी सभ्यता के इस विनाश के बारे में बात करें जिसे वामपंथियों के आत्महत्या के जुनून ने बढ़ावा दिया है।